हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 21 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के टॉप 50 क्वेश्चंस को। बिक्री करंट अफेयर हैं, ये पिछले 10 दिनों के करंट अफेयर हैं क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की विजेता कौन बनी है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की विजेता बनी है ध्रुवी पटेल। आंसर सी है ध्रुवी पटेल। और इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। मिसेज कैटेगरी में त्रिनाद और टोबैगो की स्वान मोटेट ये विजेता रही इस बार की। इसके अलावा टीन कैटेगरी में ग्वाडेलोप की सेरा सुरेट मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड का ताज उन्हें पहनाया गया है। इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन न्यूयॉर्क की इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा किया जाता है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की फॉरेन यानी विदेशी फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियली एंट्री मिली है? तो आंसर इसका तीसरा है लापता लेडीज मूवी है, इसे दिया गया है, इसे इस बार नामित किया गया है। बात करें लेडीज लापता मूवी के बारे में, तो आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी लापता लेडीज फिल्म की डायरेक्टर किरण राव हैं। फिल्म में किशन राव, फिल्म में रवि किशन और स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांता और निशांति गोयल ये मुख्य भूमिका इन्होंने इसमें निभाई है। अब तक फॉरेन फिल्म कैटेगरी में 3 फिल्में मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान नॉमिनेट हुई हैं, लेकिन किसी को अवार्ड नहीं मिला है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? ये अवार्ड मिला है, ये इस बार की विजेता रही हैं रिया सिंघा। तो आंसर डी है रिया सिंघा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था राजस्थान की राजधानी जयपुर में 22 सितंबर को। मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन हर साल होता है और इसकी विजेता इंटरनेशनल स्तर पर आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। रिया सिंघा गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हैं। इस साल मैक्सिको में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन होगा। निम्न में से कौन श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर इसका तीसरा है अनुराग दिशा नायके बने हैं श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति। तो आंसर सी सही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में किया गया है। श्रीलंका में पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दूसरी बार गिनती में साफ हुए हैं, क्योंकि पहले दौर की गिनती में किसी प्रत्याशी को 50% वोट नहीं मिले हैं। अनुरा ने 6 बार के श्रीलंका के पीएम रहे हैं, जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति थे रानिल विक्रमसिंघे, उनको हराया है और उन्होंने उन्हीं का स्थान लिया है। बात करें श्रीलंका के बारे में, तो ये इसकी श्रीलंका की लोकेशन है। इसका पुराना नाम है सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। ये दक्षिण एशिया में एक स्थित एक द्वीपीय देश है। यह मन्नार की खाड़ी पाक जलरंग मध्य के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप से अलग होता है। इसकी विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और आधिकारिक राजधानी और वित्तीय केंद्र कोलंबो है। करेंसी इसकी श्रीलंकाई रुपया है। देखिए, श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है, इसलिए इसके बारे में डिटेल से जानना जरूरी है। आधिकारिक भाषाएं सिंगली और तमिल हैं। देखिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं उसका एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका है। आगे भी उसके वीडियो आज आते रहेंगे, क्योंकि देखिए वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर ये वीडियो हमें देने होते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ बीच में। दिलीप ट्रॉफी 2024-25 का संस्करण का खिताब किसने जीता है? देखिए, आयोजन किया गया था 2024 में, लेकिन 2024-25 का ये संस्करण था, तो एक जीता गया है। तो यह जीता है टीम इंडिया ए ने। तो आंसर इसका पहला सही है, टीम इंडिया ए। दिलीप ट्रॉफी 2024-25 के संस्करण में टीम इंडिया ए ने आखिरी और फाइनल में टीम इंडिया सी को 132 रनों से हराकर अपना ये पहला खिताब जीता है। शाश्वत रावत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। 2024 का संस्करण 61वां था, जो 5 से 22 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था और प्रथम संस्करण 1961-62 में खेला गया था। सर्वाधिक बार विजेता रहा इसका पश्चिमी क्षेत्र, जिसने ये 19 बार खिताब जीता है अब तक। संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में आयोजित हुए समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को किसने संबोधित किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे संबोधित किया गया था। आंसर सी है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया है। यूएन में 22 से 23 सितंबर 2024 तक आयोजित हुए समिट यानी शिखर सम्मेलन 2024 का विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। इस समिट का मकसद धरती के भविष्य को आने वाले खतरों से बचाना है। समिट में ग्लोबल पीस, सतत विकास
क्लाइमेट चेंज, मानवाधिकार और जेंडर जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। 2015 में यूएन ने दुनिया के खतरों को पहचानते हुए वर्ल्ड लीडर्स के सामने 17 लक्ष्य रखे थे। निम्न में से किस अभिनेता का नाम 45 साल के कैरियर में 156 फिल्मों में, 537 गानों में और 24,000 डांस मूव्स करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है? तो ये अवार्ड मिला है चिरंजीवी को। आंसर डी है चिरंजीवी। और इस अवार्ड को एक्टर आमिर खान ने उन्हें दिया है, चिरंजीवी को। तेलुगु एक्टर हैं चिरंजीवी और उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1978 में प्रणाम खरीडू फिल्म से की थी, जो रिलीज हुई थी 1978 में। हालांकि उन्होंने इससे पहले पुनाधि रल्लू फिल्म साइन की थी, जो रिलीज हुई थी 1979 में। चिरंजीवी ने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। 6 फरवरी 2011 को चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया था। इस विलय के बाद 28 अक्टूबर 2012 को उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी और तब उन्हें टूरिज्म मिनिस्टर बनाया गया था और उन्हें 2006 में पद्म भूषण मिला है। और ये इम्पोर्टेंट है, इस साल उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है चिरंजीवी को। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम ये बदला गया है। आंसर डी है पुणे एयरपोर्ट। बात करें संत तुकाराम के बारे में, तो संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि थे। वो भारत के लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। तुकाराम का जन्म पुणे जिले के देहू नामक गांव में हुआ था और उन्हें तुकोबा के नाम से भी जाना जाता था। तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने रामकृष्ण हरि के हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया था। वो विट्ठल यानी विष्णु के परम भक्त थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक या एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर इसका दूसरा है केवीएस मडियन बने हैं। केवीएस मडियन फेडरल बैंक के नए सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? आलुवा, कोची, केरल राज्य में। संस्थापक कौन है? केपी हॉर्मिस फेडरल बैंक के संस्थापक हैं। जीएसटी काउंसिल ने किसकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है? तो पंकज चौधरी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। आंसर डी है पंकज चौधरी। अब बात करें इसका गठन किसके लिए किया गया है, तो यह समूह मार्च 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद विलासिता से जुड़ी अन्य वस्तुओं पर कर के बारे में फैसला करेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हैं और ये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए 24 सितंबर 2024 को इंडियन रेलवे ने किस दल का गठन किया है? तो इस दल का गठन किया गया है रेल रक्षक दल का गठन किया गया है इसके लिए। आंसर बी है रेल रक्षक दल। बात करें रेल रक्षक दल के बारे में, तो इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे ने उत्तरी जोन में इस पहल की शुरुआत की है। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। तो एक पॉइंट यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे जरूर पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। रेल रक्षक दल दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुँचने और बचाव कार्य करने में सक्षम है। इस टीम को राष्ट्रीय आपदा राहत बल यानी एनडीआरएफ ने प्रशिक्षित किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अब बात करें एनडीआरएफ के बारे में, यानी इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसके महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद हैं। एनडीआरएफ का गठन किया गया था 19 जनवरी 2006 को। अब बात करें आरपीएफ, तो इसका पूरा नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और इसके महानिदेशक कौन है? मनोज यादव हैं। अभी आरपीएफ का गठन किया गया था 1882 में और इसे सशस्त्र बल का दर्जा मिला है 20 सितंबर 1985 को। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर इसका तीसरा है शिगेरू इशिबा बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। शिगेरू इशिबा ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के चुनाव में जीत दर्ज की है। तो उस पार्टी से उन्होंने जीत दर्ज की है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से।
वे 1 अक्टूबर 2024 को संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही पद संभालेंगे। इस बहाने अपनी प्रतिद्वंदी सनाए एकाईची को 21 वोटों के अंतर से हराया है। तो किसे हराकर ये चुनाव जीता है? सनाए एकाईची को। ये अब बात आपको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। और इस बार जापान के रक्षा और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। बात करें अब जापान के बारे में, तो जापान की लोकेशन मैप में ये है, ये जापान में पूरा ये फैला हुआ है। देखिए, जापान पूर्वी एशिया में एक द्वीपीय देश है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान द्वीप समूह में प्रमुख 4 द्वीप हैं। तो इसके 4 प्रमुख द्वीप ये हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। होन्शु जापान का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। और मुद्रा ये है, येन है जापान की। सम्राट नारुहितो हैं जापान के सम्राट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया है, यानी किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया है? तो मिजोरम के अतिरिक्त राज्यपाल बनाए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। आंसर सी है मिजोरम। बात करें अब त्रिपुरा के बारे में, तो त्रिपुरा की लोकेशन अभी देखिए, पहले त्रिपुरा की लोकेशन देखते हैं। तो त्रिपुरा की लोकेशन ये है। और बात करें अब त्रिपुरा के बारे में, तो त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और उसके बाद क्षेत्रफल में यह बात हुई है, तो गोवा के बाद सिक्किम है और फिर तीसरा त्रिपुरा है। तो ये पॉइंट भी यहाँ से पूछे जाते हैं। यह पूर्व में असम और मिजोरम से और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अभी फिर से देखेंगे। देखिए, राजधानी इसकी अगरतला है, मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं। अब दोबारा देखिए, ये है मिजोरम, इधर बांग्लादेश है और इधर मिजोरम है और ये असम है। इसके कुल जिलों की संख्या है 8, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा की 2 हैं। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के मेंटोर कौन बने हैं? तो आंसर इसका सी है, डेविन ब्रावो बने हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 का आईपीएल खिताब जीता है और ये इसका 70वां संस्करण खेला गया था आईपीएल 2024 का। तो ये संस्करण भी याद रखिएगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा इस साल ये खिताब जीता गया है। बात करें डेविन ब्रावो के बारे में, तो वेस्ट इंडीज़ के वे ऑलराउंडर हैं डेविन ब्रावो। उन्होंने गौतम गंभीर का स्थान लिया है इसमें केकेआर में। ब्रावो ने सितंबर 2024 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। ब्रावो ने पिछले साल 2023 में आईपीएल को अलविदा कहा था। उन्होंने अब तक 582 T20 मैचों में 631 विकेट लिए हैं। वे T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ये अब तक का रिकॉर्ड है, अभी तक ये अपडेट है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम इस बार पर्यटन और शांति। तो आंसर डी है, पर्यटन और शांति। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत 27 सितंबर 1980 को की गई थी और इस दिन का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व को जागरूक करना है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए भारत की ओर से कौन केंद्रीय मंत्री गए थे? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गई थी। आंसर सी है, निर्मला सीतारमण। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना AIIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट यानी ये लागू हुआ था 25 दिसंबर 2015 को। तो तब से ये बहुपक्षीय समझौते के जरिए इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? बीजिंग चीन की राजधानी वहाँ पर है इसका मुख्यालय। परिचालन कब शुरू हुआ था? जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। बात करें उज्बेकिस्तान के बारे में, तो उज्बेकिस्तान की लोकेशन मैप में ये है। ये मध्य एशिया में स्थित एक दोहरी भूमि यानी डबल लॉकलैंड देश है से घिरा एक देश है। दोहरी भूमि से घिरा देश है यानी डबल लॉकलैंड देश है उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। मुद्रा सौम है। राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोयेव हैं। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरेपोव हैं। साल 2024 में हुरून इंडिया अंडर 35 की लिस्ट में सबसे कम उम्र की महिला के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन सी सही है इसका, ये और भी दोनों।
यानी ईसा अंबानी और परिता पारिक इन दोनों को इस बार इसमें शामिल किया गया है। तो ईसा अंबानी और परिता पारिक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ईसा अंबानी रिलायंस रिटेल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मुकेश अंबानी की बेटी हैं। परिता पारिक टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म टोडल की फाउंडर हैं। इस लिस्ट में फिजिक्स वाला के फाउंडर और टीचर अलक पांडे को भी इसमें स्थान मिला है। मध्य प्रदेश यानी एमपी के 28वें चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एमपी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, तो उन्होंने शपथ ली है। ये बने हैं सुरेश कुमार कैथ 28वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं एमपी हाईकोर्ट के, और वे 6 माह के लिए उनका ये कार्यकाल होगा। बात करें एमपी के बारे में, तो मध्य प्रदेश के लोकेशन मैप में ये है। इसकी सीमा लगती है राजस्थान 1, उत्तर प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3 और महाराष्ट्र 4 और गुजरात 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ये रेलवे यहाँ से सवाल पूछता है और एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं एमपी के। राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल हैं। राजधानी भोपाल है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा की 29 हैं और विधानसभा की सीटें 230 हैं मध्य प्रदेश राज्य में। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आंसर इसका सी है, MS रामचंद्र राव बने हैं झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। MS रामचंद्र राव 16वें चीफ जस्टिस बने हैं झारखंड राज्य के। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं, तो उनको शपथ दिलाई है MS रामचंद्र राव को। झारखंड के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं इनका पूरा नाम है मामी दान्ना सत्यारत्ना रामचंद्र राव। बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड की लोकेशन मैप में ये है। इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से 1, बिहार 2, पश्चिम बंगाल 3 और उड़ीसा 4 और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है झारखंड राज्य की। और इसकी राजधानी क्या है? रांची। गठन कब हुआ था? 15 नवंबर साल 2000 में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झामुमो इनकी पार्टी है। राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर इसका डी है, अलकेश नारायण सिंह देव बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अलकेश नारायण सिंह देव। बात करें भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के बारे में, यानी इंग्लिश में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ANRAI। इसका उद्देश्य भारत में निशानेबाजी खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के साथ साथ आत्मरक्षा शिक्षण प्रदान करना है। और जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना की गई थी 17 अप्रैल 1951 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे GB मावलंकर, तो उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके उद्घाटन शास्त्र के रूप में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था उद्घाटन में, यानी पहले अध्यक्ष भी वे रहे थे इसके। सितंबर 2024 में पैरासीटामॉल सहित कितनी दवाइयाँ भारत के ड्रग रेगुलेटर की ओर से किए गए क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं? तो ये 53 दवाइयाँ हैं जो इसमें टेस्ट में फेल हुई हैं। आंसर सी है 53। सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है। पेट के इन्फेक्शन के लिए दिए जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल, तो मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल हो गई है, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाती है। दिल्ली की सबसे युवा CM कौन बनी है? आंसर है सी, आतिशी मारलीना सिंह बनी है दिल्ली की सबसे युवा CM। आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उन्हें LG विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई है और वे दिल्ली की सबसे युवा और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। वे स्वतंत्र भारत के मुख्यमंत्री के पद संभालने वाली 17वीं महिला होंगी या बनी हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की CM रह चुकी हैं। आतिशी कालकाजी सीट से 3 बार की विधायक रही हैं और अब भी विधायक हैं वहीं से। आतिशी जो मुख्यमंत्री बनी है सबसे युवा, तो उन्होंने केजरीवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है मुख्यमंत्री बनने का। वे आतिशी 43 साल की उम्र में CM बनी है दिल्ली की और केजरीवाल 45 साल की उम्र में CM बने थे। आतिशी के पास शिक्षा मंत्रालय और टूरिज्म, PW और संस्कृत विभाग सहित
कुल 13 विभाग हैं, जो कि दिल्ली की राजनीति में सबसे अधिक विभाग संभालने वाली मुख्यमंत्री भी रहेंगी। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है अमेरिका में। आंसर सी है अमेरिका। पीएम मोदी ने विलिंगटन यानी अमेरिका में आयोजित हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, इसमें अपना देश भारत भी शामिल है। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। 2025 में भारत क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा, यानी अगले साल। क्वाड समिट देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस साल भारत ही करने वाला था, लेकिन अमेरिका की रिक्वेस्ट पर इसे भारत ने जो बाइडेन को मेजबानी करने का मौका दिया है। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है चतुर्भुज, और क्वाड बना था 2007 में, लेकिन इसे बनने की शुरुआत हुई थी 2004 में। तो 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन बना है 2007 में। 28वें वायुसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है अमरप्रीत सिंह बने हैं 28वें वायुसेना प्रमुख। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के 47वें उप प्रमुख हैं, लेकिन 30 सितंबर को वे रिटायर हो जाएंगे, यानी इस पद पर पदोन्नति हो जाएगी उनकी, तो वो सेना प्रमुख बन जाएंगे 30 सितंबर को। और मौजूदा वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी का जगह लेंगे अमरप्रीत सिंह। अति विशिष्ट सेवा पदक मिला था अमरप्रीत सिंह को 2019 में। परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है 2023 में। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स के साथ एक सहायक टुकड़ी के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, और 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है इसकी स्थापना के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे स्थापित किया गया था 1981 में, लेकिन पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था 21 सितंबर 1982 को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है अहिंसा, युद्ध विराम की अवधि का पालन करके दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 की थीम है कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ ए पीस, यानी शांति की संस्कृति का विकास। वैसे इंग्लिश में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये याद रखिए आप। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को 2024-25 के रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक और यानी पी और के गए उर्वरकों पर कितने करोड़ की सब्सिडी देने की मंजूरी दी है? तो आंसर इसका 14 है। 24,474.53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को सब्सिडी युक्त किफायती और उचित रेट पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पी और के उर्वरकों पर सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित होती है। एनबीएस योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुई थी। विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये संसद की समितियां होती हैं, तो इनके अध्यक्ष अलग अलग बनाए जाते हैं। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है शशि थरूर को। आंसर सी है शशि थरूर। और शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, संसद की कुछ और प्रमुख समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता इन्हें बनाया गया अध्यक्ष उन्हें। तो कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं सप्तगिरी शंकर उलाका। शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बनाए गए हैं, ये राज्यसभा सांसद हैं। वित्त संबंधी समिति के अध्यक्ष भरतहरि मेहताब, ये भाजपा के सांसद हैं। और रक्षा संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है राधा मोहन सिंह को। और गृह मामलों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है राधा मोहन दास अग्रवाल को। तो राधा मोहन अलग हैं और राधा मोहन दास अग्रवाल ये अलग हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है सुनील तटकरे को। ऊर्जा संबंधी समिति का अध्यक्ष श्रीरंग अप्पा बारेन को बनाया गया है। कोयला, खान और इस्पात, इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुराग ठाकुर, वे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं।
जल संसाधन समिति के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूडी बने हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं निशिकांत दुबे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के अध्यक्ष बने हैं पीसी मोहन। रेल संबंधी समिति के अध्यक्ष सीएम रमेश बने हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, तो उन्हें रक्षा संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है, तो इसके अध्यक्ष नहीं वे सदस्य बनाए गए हैं राहुल गांधी। बात करें संसद में विभागों से संबंधित समितियों के बारे में, तो संसद में विभागों से संबंधित कुल 24 स्थायी समितियां होती हैं। लोकसभा के तहत 16 और राज्यसभा के तहत 8 स्थायी समितियां होती हैं। एक एक पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से स्टैटिस्टिक्स जीके में सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, और लोकसभा से 21 होते हैं, और राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें होते हैं, जिन्हें संबंधित दलों की अनुशंसा पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संसद की परंपरा यह रही है कि सितंबर के महीने के अंत में संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, तभी इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। भारत सरकार ने म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है 31,000 करोड़ रुपए की। आंसर सी है 31,000 करोड़ रुपए। देखिए म्यांमार की लोकेशन मैप में देखेंगे तो देखिए म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर साझा करता है, नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर और मणिपुर के साथ 398 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर। तो 4 राज्यों के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है, जो राज्यों से होकर गुजरती है। केंद्र सरकार पहले ही भारत म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी एफएमआर को ख़त्म कर चुकी है। एफएमआर सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देती थी। बात करें म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार की लोकेशन मैप में ये है। म्यांमार दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। इसका पुराना नाम ब्रह्मा या ब्रह्म देश था। इसकी आधिकारिक भाषा है बर्मी। राजधानी है नेपिदो, और मुद्रा ज्ञात है म्यांमार की। एलोन मस्क की ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरोलिंक को अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन यानी एफडीए से एक खास इम्प्लांट डिवाइस के लिए मंजूरी मिल गई है। इस डिवाइस का नाम यहाँ पूछा गया है, तो इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस का नाम है ब्लाइंड साइट। आंसर सी है ब्लाइंड साइट इसे मंजूरी दी गई है। बात करें ब्लाइंड साइट के बारे में, तो इस डिवाइस की मदद से जन्म से अंधे लोग भी पहले की तरह देख सकेंगे, बशर्ते उनके मस्तिष्क का विजुअल कॉर्टेक्स ठीक हो। ब्लाइंड साइट डिवाइस उन लोगों को भी देखने में सक्षम बनाएगा जिन्होंने अपनी आँखें और ऑप्टिक नर्व खो दी है। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने न्यूरोलिंक के ब्लाइंड साइट डिवाइस को ब्रेक थ्रू डिवाइस डिजिग्नेशन का दर्जा दिया है। यह दर्जा उन मेडिकल डिवाइस को दिया जाता है जो जानलेवा बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं RS अग्रवाल। आंसर सी है RS शर्मा बनाए गए हैं, RS शर्मा। ONDC के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये भारत सरकार द्वारा देश में ऑनलाइन शॉपिंग को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है। तो इसके लिए 2 वर्षों में कितने करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है, या ये पूछा जा रहा है। तो 2 साल में इसमें 2,000 करोड़ खर्च होंगे। आंसर सी है 2,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे इस पर। बात करें मिशन मौसम के बारे में, तो मिशन मौसम का उद्देश्य मौसम संबंधी घटनाओं की सटीक जानकारी देना, ताकि उससे निपटने के प्रभावी उपाय किए जा सकें और नुकसान से बचा जा सके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाली प्रमुख संस्था होगी। मिशन मौसम को मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थाएं लागू करेंगी। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र इसे लागू करेंगे।
12 सितंबर को जोधपुर में डिफेंस एविएशन एक्सपो 2024 का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है राजनाथ सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इस डिफेंस एविएशन एक्सपो में स्वदेशी हथियारों और नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया है। तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? आंसर है पीएम मोदी के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। तो आंसर बी सही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्हें लॉन्च किया है। बात करें इन कंप्यूटर के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के साथ आर्का और अरुणका नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम लॉन्च किए हैं। तो इनके साथ अर्का और अरुणका ये कंप्यूटर भी लॉन्च किए गए हैं। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से ये पूछे जाते हैं कि किसके नाम पर है? शिव के नाम पर। ये सुपर कंप्यूटर भारत के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM के तहत तैयार किए गए हैं। इन तीनों सुपर कंप्यूटर को 3 जगहों स्थापित किया जाएगा, दिल्ली, पुणे और कोलकाता। यह परियोजना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, शोध, MSME, स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में भारत के सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इस मिशन के तहत पहला स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया सुपर कंप्यूटर परम शिवाय था, जो 2019 में IIT BHU में स्थापित किया गया था। हेलेन तूफान से निम्न में से कौन सा देश प्रभावित रहा है? तो अमेरिका में ये तूफान आया है। आंसर बी है, अमेरिका। बात करें हेलेन तूफान या चक्रवात के बारे में तो हेलेन चक्रवात मैक्सिको की खाड़ी में आया 100 साल का सबसे बड़ा तूफान है। स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टर्बेंस या अशांति होता है, जो तेज़ी से हवाओं के जरिए सामने आता है, जिसके साथ बारिश और बर्फ़ या ओले पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुद्र से उठने वाले स्टॉर्म को हरिकेन कहते हैं। हरिकेन आम स्टॉर्म से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून ये तीनों एक ही चीज़ कहलाते हैं। अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो आंसर इसका चौथा है, ब्रह्मोस एरोस्पेस बनी है अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी। बात करें ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक भारत रूस बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा निगम है, जिसका मुख्य काम है क्रूज मिसाइलों को निर्माण करना या बनाना। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस के NPO मासिनो एस्ट्रोयेनिया के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। कंपनी का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नामों को मिलाकर ये बना है। और अब बात करते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत की गई थी 16 जून 2022 को। इसके तहत सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, जल सेना और वायुसेना में 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर जवानों की भर्ती की जाती है। इन जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। किस देश के एम्पायर हैं अलीम डार, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अलीम डार पाकिस्तान के एम्पायर हैं। आंसर डी है, पाकिस्तान। अलीम डार पाकिस्तान के घरेलू सीजन के बाद 2025 में संन्यास लेंगे। डार इंटरनेशनल क्रिकेट यानी ICC के पूर्व एलीट एम्पायर और 3 बार के वर्ल्ड क्रिकेट एम्पायर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। उन्होंने 1999 में पाकिस्तान के घरेलू टूर्नामेंट कायदे आजम ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास एम्पायरिंग में डेब्यू किया था। पप्पम मल का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पप्पम मल को यह अवार्ड मिला था 2021 में। 2021 में पप्पम मल को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आंसर बी है, 2021 में। और पप्पम मल 109 वर्ष की थी और वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की रहने वाली थी। उनका जीवन कृषि और समाज सेवा को समर्पित रहा है। पप्पम मल द्रविड़ मुनेत्र कंडगम यानी DMK पार्टी की सक्रिय सदस्य भी थी। अभी भारत बायोटेक ने किस राज्य के अम्मापल्ली मंदिर और सालार जंग संग्रहालय में ऐतिहासिक बावड़ियों का रेनोवेशन यानी मरम्मत करने के लिए SAHE और ये हिंदी में इसका पूरा नाम है
इंग्लिश में ही है। द सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन एडवेंचर के साथ एक ज्ञापन पर समझौता या हस्ताक्षर किए हैं। तो दोनों जो अम्मापल्ली मंदिर और सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य में है। आंसर पहला है तेलंगाना राज्य। इस पहल के तहत यह पहल तेलंगाना सरकार की कॉरपोरेट सामाजिक साझेदारी के पहल की एक हिस्सेदारी के रूप में आती है। इससे बावड़ियों को फिर से जीवंत किया जाएगा, साथ ही वास्तुकला में सुधार भी किया जाएगा। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एक जैविक प्रौद्योगिकी कंपनी है दुनिया भर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना राज्य में। स्थापना हुई थी 1996 में। कृष्ण एल्ला ने इसकी स्थापना की थी। भारत बायोटेक दवा की खोज, दवाइयाँ बनाने, टीकों के निर्माण, जैविक चिकित्सीय, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उत्पादों का उत्पादन करती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और इसके तेलंगाना राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव हैं। डैम मैगी स्मिथ, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखती थीं? तो आंसर इसका डी है, वे हॉलीवुड एक्ट्रेस थीं। डैम मैगी स्मिथ को सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों में प्रोफेसर मैकगोनागल के किरदार से मिली थी। ब्रिटिश मूल की मैगी ने अपने किरदार में 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। अमित शाह के पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है, जिन्होंने 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली से श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है? तो श्वेत क्रांति 0.2 कहाँ से लॉन्च की गई है? नई दिल्ली से। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आंसर बी है। बात करें श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में, तो इसे महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम में 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें पहला है महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, और तीसरा है डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, चौथा डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी किसानों के लिए देश भर में रुपये किसान क्रेडिट कार्ड और डेयरी सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की भी शुरुआत की है। बात करें श्वेत क्रांति के बारे में, तो श्वेत क्रांति इससे पहले शुरुआत हुई थी इसकी श्वेत क्रांति 2.0 से पहले। तो भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसने दूध की कमी झेल रही भारत देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। 45वें फिडे चेस ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? देखिए, एक रिकॉर्ड के साथ ये पदक जीते गए इस बार। तो 2 पदक एक महिलाओं में जीता है और एक पुरुषों में। तो आंसर सी है, 2 पदक जीते गए हैं। अब देखें जो इसमें रिकॉर्ड बनाए गए हैं उसके बारे में। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने इतिहास रचते हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। अर्जुन ने ओपन कैटेगरी में भारत का गोल्ड पदक पक्का किया है या गोल्ड मेडल जीता है। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2024 की मेज़बानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इसकी मेज़बानी की गई थी, जो 10 से 23 सितंबर 2024 तक आयोजन किया गया है। और 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेज़बानी ताशकंद उज्बेकिस्तान करेगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तो वहाँ इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। भारत से पहले केवल चीन और तत्कालीन सोवियत संघ ने ही शतरंज ओलंपियाड में एक ही संस्करण में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतने का गौरव हासिल किया था। अब भारत के नाम ये हो गया है। बात करें फिडे शतरंज ओलंपियाड के बारे में, तो इसका प्रारंभ हुआ था 1924 में। ये एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। अब बात करें फिडे की फुल फॉर्म के बारे में, तो इसे फिडे के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है फिडे के द्वारा। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, या दूसरे शब्दों में दूसरा नाम ही देखिए 2 फुल फॉर्म इसकी। तो दूसरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश ए चेस। श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर इसका चौथा है हरिनी अमरसूरिया बनी है श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अलावा अमरसूरिया को न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी मिली है। हरिनी से पहले
श्री माओ भंडारे नायके, ये 3 बार इसकी प्रधानमंत्री रही थी श्रीलंका की। और दूसरी चंद्रिका कुमार तुंगा, ये 1 बार इसकी प्रधानमंत्री बनी हैं। तो उनके बाद ये तीसरी प्रधानमंत्री बनी हैं हरनी अमर सूर्या 2020 में पहली बार सांसद बनी थी। श्रीलंका के मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कुल 4 सदस्य हैं। ये श्रीलंका के इतिहास में सबसे छोटा मंत्रिमंडल है। वेब्स एनीमे और मांग कॉन्टेस्ट यानी WAM की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो आंसर इसका दूसरा है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई है। और बात करें ये इसके बारे में वेब्स एनीमे और मांग कॉन्टेस्ट के बारे में, तो वेब्स एनीमे मांग कॉन्टेस्ट का उद्देश्य है लोकल टैलेंट को प्रोत्साहित करना है और इंडियन ऑडियंस में जापानी मांग और एनीमे में बढ़ती रुचि का लाभ उठाना है। यह कॉन्टेस्ट क्रिएट ये इंडिया चैलेंज का एक हिस्सा है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सत्र का अनावरण किया था। इस कॉन्टेस्ट में 3 श्रेणियां हैं। प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम 4 लोगों की टीम के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। सूर्यकांता व्यास, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखती थीं? तो आंसर इसका दूसरा है, वे राजनेता थीं। आंसर बी है राजनेता। भाजपा की वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास, जिन्हें जीजी के नाम से भी जाना जाता था, जीजी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थीं सूर्यकांता व्यास। मधुरा जयसराज निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थीं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी लेखिका, निर्देशक और कोरियोग्राफर, वो तीनों थीं। इनमें से मधुरा जायसवाल शास्त्रीय गायक पंडित जयसराज की पत्नी थीं और प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती बी शांताराव की बेटी थीं। उन्होंने अपने पति पंडित जयसराज की जीवनी भी लिखी है, जिसमें उनके अद्भुत कैरियर और मेवाती घराने के योगदान का वर्णन किया गया है। तो पंडित जयसराज मेवाती घराने से थे। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस घराने से थे मेवाती घराने। इससे पहले अगस्त 2020 में पंडित जयसराज का निधन हो गया था। केंद्र सरकार ने 27 सितंबर 2024 को असंगठित सेक्टर या क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। तो ये बढ़ोतरी कब से लागू होगी? आंसर इसका चौथा है, 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। मिनिमम वेज रेट को स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड A, B और C ज्योग्राफी एरिया में बांटा गया है। जियोग्राफिकल एरिया। KKN दारूवाला कौन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? वे एक अंग्रेजी कवि थे। आंसर पहला है अंग्रेजी कवि। KKN दारूवाला मशहूर अंग्रेजी कवि और पूर्व IPS अधिकारी थे और वे अपनी लघु कथाओं के लिए जाने जाते थे। KKN दारूवाला का जन्म 1937 में लाहौर में हुआ था। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विशेष सहायक बने थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 में। किस देश की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलने की घोषणा की है? तो फ्रांस की ये कंपनी है डसॉल्ट, इसने घोषणा की है अपनी सहायक कंपनी भारत में खोलने की। तो आंसर सी है फ्रांस। बात करें डसॉल्ट एविएशन के बारे में, तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारत में डसॉल्ट एविएशन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल इंडिया यानी DAMROI को स्थापित करने की घोषणा की है। इसे नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसे भारतीय वायुसेना में फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। डसॉल्ट एविएशन सैन्य विमान, व्यावसायिक जेट विमानों की एक सहायक फ्रांसीसी निर्माता कंपनी है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर से यानी I4C के तहत 4 प्लेटफार्म्स का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। आंसर बी है अमित शाह। बात करें I4 और C के बारे में, इसकी स्थापना 2018 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी, यानी इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर्स की स्थापना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इस केंद्र के लोगों का भी अनावरण किया है। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए अगले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित और तैयार करने की योजना बनाई गई है। I4C
गृह मंत्रालय और भारत सरकार की एक पहल है। I4C नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटारा करता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM का 64वां सत्र 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आंसर सी है नई दिल्ली। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की एक राष्ट्रीय स्तर की एसोसिएशन है। 1992 में स्थापित SIAM वाहन निर्माताओं और संबंधित उद्योग हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के 240 एरो इंजन खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है 26,000 करोड़ रुपए का। आंसर सी है 26,000 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह विमान, हेलीकॉप्टर, एरो इंजन, एवियोनिक्स, सहायक उपकरण और एरोस्पेस सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत, ओवरहॉल, उन्नयन और सर्विसिंग का काम करती है। इसकी स्थापना की गई थी 1940 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है और अध्यक्ष और MD DK सुनील हैं। 5 टिकट्स इन पॉलिटिक्स किसकी आत्मकथा है? आंसर इसका चौथा है सुशील कुमार शिंदे हैं। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री बने थे जो 2003 से 2004 तक वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। शिंदे के पास केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी वे रह चुके हैं। टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 की लिस्ट में अडानी ग्रुप किस स्थान पर रहा है? तो अडानी ग्रुप का इसमें स्थान है 736वां। आंसर पहला है 736। अब बात करें अडानी ग्रुप के बारे में तो अडानी ग्रुप गौतम अडानी अहमदाबाद स्थित बहुराष्ट्रीय समूह अडानी ग्रुप के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। वे अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं जिनका नेतृत्व मुख्य रूप से उनकी पत्नी प्रीति अडानी करती हैं। उन्होंने 1988 में अडानी ग्रुप की स्थापना की थी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 का विषय क्या है? देखिए, हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और इस साल इस दिवस की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो ये इसका विषय है। अब बात करें हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में तो 1949 में 14 सितंबर के दिन ही संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी मनाने की 14 सितंबर 1953 से। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में हिंदी भाषा का महत्व और इसके प्रसार और प्रचार को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, ये थे करंट अफेयर के 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर दूसरा है 20 अगस्त। और आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं?